फाइन। तो एज यूजुअल मैप्स देखेंगे, कुछ लर्न थ्रू मैप्स। देखो ये जो मैप है, ये ऐसा तो नहीं कि नया मैप है तुम लोग के लिए, ये मैप कई बार आ चुका है। इसमें हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, अलग अलग जो डिवीजन्स हैं देख सकते हो यहाँ पे, और अलग अलग तुमको PBTGs भी मिलेगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सही बात है ना? कितने हैं? 6 है। देखो इसमें जरावास है, अंडमानीस है, जरावास है, इधर ओंजेस है, सेंट्रलिस है। यदि देखोगे ना, ऊपर वाला जितना है, जितना PBTGs है, उसका पॉपुलेशन निरंतर घटते चला जा रहा है। तो मैटर ऑफ कंसर्न हो गया, समझे ना? वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो। मैटर ऑफ कंसर्न हो गया क्योंकि जरावाज है, अंडमानीज है, ओएनजेस है, सेंट्रलीज है, इसका जो पॉपुलेशन जो रेशियो है वो घटते चला जा रहा है। बट जो स्वैम्पियंस है उसका थोड़ा वृद्धि हुआ है नीचे। अब याद करो कि ग्रेट निकोबार में ही तुम्हारा, ग्रेट निकोबार सबसे बेस्ट जगह है जायंट लेदर सी टर्टल के लिए। ये वन टाइप ऑफ टर्टल है, समझे ना? तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का बात था, इस वजह से इसको दिक्कत हो सकता था, तो इसलिए न्यूज़ में था ये। और एक जो मीटिंग हुआ था 2 साल पहले, जनवरी 5, 2021 को, तुम हाँ उधर ध्यान दो। स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, बताओ तो इसका कौन चेयरमैन होगा, जरा बताना था हमको। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन होगा इसका चेयरमैन? क्या हुआ? PM कैसे होगा? PM स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो मिनिस्टर है वही होगा। कहाँ कुछ आता है? देखो यहाँ पे डिनोटिफाइड द इंटायर गैल्थिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अलाउ फॉर द पोर्ट है। अब यहाँ पे वही जो ग्रेट निकोबार है वहीं पे निर्णय लिया गया था 2 साल पहले, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, कि ये गैल्थिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम क्या करें, डीनोटिफाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हम पोर्ट अलाउ कर रहे हैं। तभी तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था, ऐसा मत करो, बहुत सेंसिटिव एरिया है ये, इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, कि वहाँ PBTGs भी है। समझ में आया? इसलिए ये न्यूज़ में था उस समय। एंड लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार ग्रांड प्लान्स फॉर दिस देयर डेवलपमेंट, वहाँ पे भी प्लान कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो प्रॉब्लम है क्योंकि ये सब ऐसा जगह है ना, इसमें ज़्यादा तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, समझ गए ना? नो अबाउट IT हब्स, ऑटोमोबाइल हब्स एंड अदर्स। देखो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटी चलता है। जैसे IT हब के बारे में बात करें तो देख सकते हो महाराष्ट्र का मगरपट्टा जो एरिया है, ऑटोमोबाइल हब भी तुम्हारा चकान का एरिया है। नीचे ऑटोमोबाइल देखो तमिलनाडु में तुमको दिखेगा, ठीक है। IT हब भी वहाँ पे दिखेगा तुमको। श्री सिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिटी है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देखो कुछ कुछ सिटी है, जैसे गिफ्ट सिटी देखो दिखा तुम लोग को, गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। ऑटोमोबाइल हब तुमको मानेसर में भी दिखेगा, वही हरियाणा वाला एरिया में। धोलेवेरा देखो वहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल सिटी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ IT हब्स है, कुछ कुछ ऑटोमोबाइल्स एंड सो ऑन भारत का। यहाँ पे देखो ये तो बहुत चर्चा हुआ है क्लास में, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये फेमस है ना ओली रेले टर्टल्स के लिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेस्टिंग होता है यहीं पे इस इलाका में, ठीक है। ये देखो चिलिका लेक कहाँ पे है, रुस्कुलिया बीच देखो ठीक नीचे है, गहिरमाथा बीच है, गहिरमाथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नीचे जाओगे तो देवी रिवर माउथ है। देवी रिवर माउथ मतलब क्या, कि देवी रिवर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो महानदी का एक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हो कि देवी रिवर है, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये लोकेशन है उड़ीसा का। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड क्या क्या चल रहा है दुनिया में। देखो अब एक मैटर ऑफ कंसर्न हुआ कि साइंटिस्ट को ना एक पर्टिकुलर कोई डियर मिला है, एक टेल्ड डियर मिला है, जो कि बहुत बड़ा मेमाल है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका समझ रहे हो ना, कंटिनेंट हुआ, तो नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स भी आएगा, मैक्सिको भी आएगा और कनाडा भी आएगा। वहाँ पे वन टाइप ऑफ डियर पाया गया जो SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 को वो कर रहा है, अपने अंदर लेके चल रहा है, बट वहाँ से इंसान के अंदर नहीं आया है। बट मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि जानते हो कोविड-19 कितना तेज़ी से फैलता है, तो जितना लंबा समय रहेगा डियर के अंदर उतना ही म्यूटेशन होने का चांसेस है। म्यूटेशन समझते हो ना, कि बॉडी के अंदर आपका यदि वायरस बहुत लंबा समय तक रहा तो वायरस अपना स्वरूप ही बदल लेता है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। देखो डेल्टा भी एक म्यूटेशन था ना, वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, वेरिएंट मतलब ही होता है म्यूटेशन।
तो वही कंसर्न जताया जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में वो स्पेशल टाइप ऑफ जो डियर पाया गया है वो हार्बर कर रहा है SARS-CoV-2 को, यानी कोविड-19 वैक्सीन्स को। ठीक है, हाँ, दैट वर वंस वाइडली सर्कुलर बट नो लॉन्गर सर्कुलर हुआ, बट ह्यूमन बींग में नहीं पाया गया। बट कंसर्न जताया जा रहा है कि यदि ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो गया तब तो फिर एक बार कोविड-19 बहुत तगड़ा स्पीड से आएगा। दूसरा देखो, ये जो विषय अभी जस्ट विषय रहा है शिवसेना का, सबसे बड़ा फाइट था जो शिवसेना का जो फैक्शंस हुआ है उद्धव ठाकरे और ये तुम्हारा एकनाथ शिंदे का। आखिर शिवसेना का जो सिंबल जो मिलना चाहिए, शिवसेना जो पार्टी मिलना चाहिए, वो किसको मिलना चाहिए? पता है ना, शिवसेना का फैक्शंस हुआ है, बीजेपी और अभी जो फैक्शन वाला शिवसेना है, दोनों साथ में अभी सरकार बनाए महाराष्ट्र में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वही रियल शिवसेना को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बड़ा बात हो गया। रियल शिवसेना को रिप्रेजेंट करने का मतलब जो भी सिंबल रहा है, तीर धनुष का सिंबल है ना जी शिवाजी का, ये चला जाएगा ये एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना में। तो इसका मानदंड क्या है कि जो भी अभी इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में कितना प्रतिशत वोट मिला है उसके हिसाब से सिंबल दिया जाता है। तो ये लोग जीत गया। तो अब देखा, मोदी जी से कोई टकराएगा बाबू, वो मिट्टी में मिल जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उद्धव ठाकरे कितना प्रयास किया, अब तो उद्धव ठाकरे खत्म हो गया वो एक तरह से, अब बहुत मुश्किल है उसको रिवाइव करना, बहुत मुश्किल है। मामला गया है, वो बात का बात है, हालत तो ख़राब करके रख दिया, समझ गए ना। तो इसलिए जो सिंबल है बो एंड एरो को एकनाथ शिंदे को चला गया है। अब यहाँ पे देखो, मोरबी ब्रिज हुआ था, याद है? मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पता किया गया कि आखिर क्या कारण था कि जिसकी वजह से गुजरात में इतना बड़ा ब्रिज कोलैप्स किया है। तो देखो पता चला वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि कोलिजन हो गया था, वायर जो है ना, वायर में जंग लग गया था, नंबर 1। ठीक है, ये लगा केबल्स में। और दूसरी बात ये है कि अब फॉल्ट वगैरह भी, मेजर फॉल्ट भी आ गया था। एंड सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि जो वुडन प्लैंक्स था उसको एल्युमिनियम डेक से जो रिप्लेस किया गया है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कोलैप्स हुआ है। पहले वुडन काठ का था, उसको रिप्लेस किया है एल्युमिनियम के साथ, तो वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है। एक कोलिजन का बताया जा रहा है और एक ये बताया जा रहा है, समझ गए ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जामियात उलमा ए हिंद ओल्डेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है भारत का ये, ठीक है ना, बहुत ही फेमस कहूँगा या बहुत ही लंबा समय से चला आ रहा ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका जो प्रयास है, इसका जो मेहनत है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी दिखता है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये गजब बात है, इसने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि दलित मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। अब मुस्लिम में भी दलित वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम, हाँ क्या बोले, देखो क्योंकि मुस्लिम में ना दिक्कत ये है कि मुस्लिम कास्टलेस सोसाइटी है, दलित वलित कुछ नहीं होता है। मैं ये जो दलित वाला कॉन्सेप्ट आया है ये अपने आप में विचित्र चीज़ है मुसलमान में। अब तुम लोग को थोड़ा मुसलमान के बारे में बताते हैं। मुसलमान में ना अलग अलग कास्ट तो नहीं होता है, बट अलग अलग सेक्शन सब टाइप के लोग होते हैं। जैसे अशरफ सुने हो टाइटल, अशरफ जो होता है उसको बहुत रईस माना जाता है। 20% 20 से लेकर 25% अशरफ आबादी है मुस्लिम में, ठीक है, स्पेशली सुन्नी में होगा। तो ये लोग वेल ऑफ है, बट बहुत सारा तुम्हारा जो कैटेगरी है वो नीचे वाला आता है। तो जो नीचे वाला कैटेगरी है उसको दलित मुस्लिम घोषित करने का बात किया गया है, ठीक है। क्या बोलता हो सकता है, ठीक है, समझ गया ना। तो इस चीज़ को लेके यहाँ थे, जबकि जानते हो कि इस्लाम तो कास्टलेस सोसाइटी है, कास्टलेस फेथ है, और फिर भी स्थिति ऐसा हुआ है। देखो अब देखो ये भी मामला 56 का मामला बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर चंद्रचूड़ बोलते बोलते फिर बोले कि नो एग्जीक्यूटिव ही करेगा ये चीज़। मामला क्या पहुंचा, देखो कि मेंस्ट्रुअल पेन लीव। अब देखो इससे पहले मैटरनिटी लीव वाला याद करो, मैटरनिटी बेनिफिट लीव, उसमें शुरू में 12 वीक्स था, उसको बढ़ा के 26 वीक किया, 26 वीक किया गया है। समझता है कि इसलिए क्या होता है मैटरनिटी बेनिफिट लीव, बताओ तो। वेरी गुड, 26 वीक तक का प्रावधान है। वह हुआ क्या, इसका दुरुपयोग नहीं बोलेंगे, इसका निगेटिव असर पड़ा ऑर्गेनाइजेशन पे कि जो भी प्रोडक्टिव एज में, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में कोई भी महिला है ना, यानी कि वही 20 से लेके
30 साल के बीच में, तो उसको हायर करना बंद कर दिया। तो पता है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर 26 वीक तक देना पड़ेगा ये लोग को छुट्टी। तो होता क्या कि इधर से सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार तो अच्छा ही प्रयास करती है, मगर उसका असर गलत पड़ जाता है और वुमेन एम्पावरमेंट में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव तरीके से असर पड़ जाता है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्यों बैठा के किसी को पैसा देना चाहेगा, और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहेगा कि महिला को तुमने हायर किया और महिला अब लीव लेके 26 वीक लीव लेगी, तो काहे पैसा देगा उसको फालतू का, मुद्दा तो उठेगा ही। और बाकी कंट्री में क्या था, मैटरनिटी लीव को लेके कि सरकार भी प्रयास करती थी, सरकार भी पैसा देती थी, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। सब एम्प्लॉयज़ को बोल दिया गया, एम्प्लॉयर को बोल दिया गया भाई तुम पैसा देगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है तुम देगा। तो यही कारण है कि रिपोर्ट जो आया है उससे पता चलता है कि 26 वीक वाला जो प्रावधान है उसके वजह से नेगेटिव असर पड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही बात है कि मेंस्ट्रुअल पेन लीव के लिए कई ऐसे गर्ल्स है जिसको दिक्कत होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो ठीक है, तो 2 और 3 डेज़ के लिए लीव देना चाहिए इसको, ठीक है, 2 और 3 डेज़ के लिए। यदि मान लो कि कोई स्कूल का बात हुआ या फिर ऑफिस का बात हुआ तो 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी मिलना चाहिए इन लोग को, मामला ये था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर चंद्रचूड़ बोले कि कहीं फिर वो पहले वाला ना हो जाए, तो हो सकता है कि इसका नेगेटिव असर पड़े और ऑफिस में बोले कि छोड़ दो तुम मत रहो, जाओ भागो यहाँ से, तो नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर चंद्रचूड़ क्या बोले इसको कि ठीक है ये एग्जीक्यूटिव देख लेगा, छोड़ दो, रहने दो, क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ सकता है इसका। इस पर यदि कोई जजमेंट दे दिया और बोला कि नो यू हैव टू फॉलो, तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, जैसे तुम्हारा मैटरनिटी लीव में हुआ था। समझ गए ना। ये देखो ये खुशी का बात है 57, देखो ये तुमको देख रहे, हाँ अजय बांगा नाम है इनका। अजय बांगा को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया है, वर्ल्ड बैंक। तो ये समझना होगा तुम लोग को कि वर्ल्ड बैंक पे ना जो प्रेसिडेंट बनाने का पावर यूनाइटेड स्टेट्स के पास होता है, और IMF में जो प्रेसिडेंट बनाने का पावर यूरोप को होता है। ये चीज़ समझ लेना, ये दोनों पावर दिया गया है क्योंकि दोनों ही ट्विन सिस्टर हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों ही ब्रिटेन इंस्टीट्यूट कहलाता है, समझ गए ना, ट्विन सिस्टर है। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रमुख होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसको यूनाइटेड स्टेट्स बनाएगा, IMF का जो प्रेसिडेंट होगा उसको कौन बनाएगा, यूरोप बनाएगा। तो देखो हमारा भारतीय मूल का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। तो ये हमारा एक अपने आप में ना गजब की बात है कि भारत का लोग सब कहाँ, बताओ कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, CEO बन के बैठा हुआ है, बताओ अभी वर्ल्ड बैंक का हेड बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। अजय बांगा को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस को देखते हुए इनको बनाया गया है। आगे देखो ये चीज़ हो गया तुम्हारा बिहाइंड इंडिया एंड कटन वर्ल्ड। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। देखो वहाँ पे तुमको दोनों पेंगोलिन दिया गया है, जो नीचे दिया गया है वो इंडियन पेंगोलिन है, हाँ नीचे वाला, और जो ऊपर वाला है वो चाइनीज़ पेंगोलिन है। समझ गए। तो क्या है दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। बढ़िया सुनना, कान खोल के सुनना अच्छे से, ठीक है। ये न्यूज़ तुम्हारा 5-6 साल रहा है ये न्यूज़, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन। ऊपर वाला कौन है, चाइनीज़ पेंगोलिन है, नीचे वाला इंडियन पेंगोलिन है। देखो चाइनीज़ पेंगोलिन का साइज छोटा होता है और इंडियन पेंगुइन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, एक डिफरेंस ये भी है। दूसरा डिफरेंस क्या है तुम्हारा कि इंडियन पेंगुइन का जो साइज रहेगा, मतलब जो वेट होगा वो तुम्हारा कम, ये वो तुम्हारा ज़्यादा होगा, बट चाइनीज़ पेंगुइन का वेट कम होगा, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो इंडियन पेंगुइन है वो तुम्हारा इंडेंजर्ड है, और जो चाइनीज़ पेंगुइन है वो तुम्हारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बात समझ में आ रहा है ना। इंडियन पेंगुलिन इंडिया में भी पाया जाएगा एज वेल एज तुम्हारा और भी श्रीलंका में भी और भी जगह पाया जाता है। इंडियन पेंगुलिन तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रल में भी पाया जाता है और ऊपर हिमालय में भी पाया जाता है। बट जो चाइनीज़ पेंगुलिन है वो इंडिया में भी पाया जाता है, चाइना में तो पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। समझ गए। और जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जो मैमाल है, जिसको ट्रैफिकिंग किया जाता है, गैर कानूनी ढंग से जो पकड़ा जाता है, वो पेंगोलिन ही है। तो चाइनीज़ पेंगोलिन को सुरक्षा देने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत खतरनाक स्टेप्स लाया था कुछ साल पहले, 1 साल पहले की बात है, क्योंकि इसका जो सेल्फ्स है ऊपर जो केराटिन से बना रहता है, ठीक है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा तुम्हारा मेडिसिन में होता है, इसलिए धड़ल्ले से ट्रैफिकिंग होता है ये चाइनीज़ पेंगोलिन का। और कई एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं स्टूडेंट
कि जो कोरोना वायरस जो बैट से आया है, चमगादड़ से आया है, तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट्स होंगे, यानी कि बीच का जो पशु होगा, बीच का जो जानवर होगा, वो और कोई नहीं, ये पेंगोलिन ही है। कई लोग बताते हैं ऐसा, अब प्रमाण नहीं है अभी तक, जस्ट बहुत पहले पढ़ाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग से साझा कर दें। समझ में आ गया ना कि इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन में अंतर क्या है। 34 देखो, ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ओसन ओपन क्रेडिट एनेबलेंट नेटवर्क क्या होता है? ओपन क्रेडिट एनेबलेंट नेटवर्क, जैसे मान लो कि तुमको लोन चाहिए, तुम्हारा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे तुम्हारे बारे में टोटल पता है कि तुम कहाँ से अकाउंट में क्या करते हो, नहीं करते हो, तुमने कितना ट्रांजैक्शन किया, तुम्हारा वाइफ का अकाउंट क्या है, तुम्हारा पैसा कितना मोबिलाइजेशन है। तो ये एमएसएमई के लिए सबसे बेस्ट साधन था कि इस नेटवर्क को बैंक एसेस करेगा, बैंक देखेगा और बैंक देख के बोलेगा ठीक है, इसको लोन दे देते हैं। क्योंकि बैंक का दिक्कत क्या होता है कि बैंक का जो पैसा है वो एनपीएस होने का चांसेस रहता है। तो एनपीएस ना हो, इसे हेल्थ पता चल जाता है, चाहे इंडिविजुअल का हेल्थ हो चाहे एमएसएमई का हेल्थ हो, इसे पूरा पता चल जाएगा। जैसे पता चल जाएगा तो ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क जैसे पता चल जाएगा, उसको फिर उतना सेंक्शन कर दिया जाएगा, राशि दे दिया जाएगा। तो एक अच्छा व्यवस्था है ये, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए व्यवस्था लाया गया था। और कभी ये इसी बार बजट में या फिर इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड आया था, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया वो आई स्पिरिट ने किया है। देखो नीचे लिखा गया है आई स्पिरिट, इसके बारे में जाके थोड़ा रिसर्च कर लेना। हाँ 35 देखो, आखिर क्या स्ट्रक्चरल वीकनेस है सेबी का। कल हम लोग पूरा सेबी से रिलेटेड हम लोग लास्ट एडिटोरियल देखे थे, इफ आई एम करेक्ट, सही बात है ना। SCRA 1956 का देखे थे, सेबी एक्ट 1992 का देखे थे, डिपोजिटरी एक्ट 992 समथिंग ऐसा कुछ था। देखो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस ये है कि जो सेबी का जो बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता है। हाँ ये अलग बात है कि सेबी वाइबल है, वो कमा लेती है अच्छा खासा पैसा, बट जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होता है सेबी से रिलेटेड वो सब सरकारी वो करती है, बनाती है। तो ये सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सरकार का डे टू डे इंटरफेरेंस रहता है सेबी में, और सरकार का यदि इंटरफेरेंस सेबी में, तो इसका मतलब शेयर मार्केट में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या क्या स्ट्रक्चरल वीकनेस है। क्योंकि यदि देखोगे सेबी एक्ट 1999 कल बताए थे, है ना, था ना 1992 सॉरी, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो भी प्रोग्राम और पॉलिसी जो भी होगा, किस तरह से भी काम करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी कर सकता है उस चीज़ को। तो सेबी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, अनलाइक आरबीआई। आगे देखो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रेट क्या होता है और न्यूट्रल रियल रेट क्या होता है। देखो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रेट तो जानते हो कि अब देखो जैसे कि इन्फ्लेशन घटा दो तो रियल रेट निकल जाएगा। जैसे नॉमिनल रेट होता है ना जी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है? नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन है, सही बात है ना, यही होता है ना। हाँ, और उसके बाद देखो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रेट का मतलब क्या है कि ये आपका इन्फ्लेशन को घटा दिए। और जो रियल रेट है इन्फ्लेशन एडजस्ट मतलब नॉमिनल में आपने क्या किया, इन्फ्लेशन घटा दिया, ये हो गया। बट व्हाट अबाउट द न्यूट्रल रियल रेट? न्यूट्रल रियल रेट का मतलब होता है स्टूडेंट कि अभी कितना तुम्हारा इन्फ्लेशन है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रेट मान लो कि लेट से तुम्हारा 6 पॉइंट समथिंग है, लेट से 6.5 है, मान के चलो कितना है 6.7, ठीक है। तो 6.7 ही मान लो। और हम एक फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले एक साल में कितना तुम्हारा वो रेट हो सकता है और भी कितना हो सकता है, मतलब किस इन्फ्लेशन से बढ़ सकता है। तो कुछ होगा उसमें भी नंबर होगा, तो उस नंबर को घटा दिए। जो भी नंबर आया डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल रियल रेट, यानी कि जिस प्रोजेक्टेड से बढ़ेगा और जो अभी है वो घटा दोगे तो न्यूट्रल रियल रेट होगा। तो देखो यहाँ पे ये बात किया गया था कुछ दिन पहले, सेंट्रल बैंक का ये कुछ दिन पहले जो MPC का जो बात हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो ये उस समय ये टर्मिनोलॉजी आया था न्यूट्रल रियल रेट। तो न्यूट्रल देखो ए सेंट्रल बैंक स्टडी इन 2000 एस्टिमेट द न्यूट्रल रियल रेट द रेट एट विच द इकोनॉमी इज ग्रोइंग क्लोज टू पोटेंशियल एंड इन्फ्लेशन इज क्लोज टू द टारगेट एट 0.9% एट इंडिया। यानी कि न्यूट्रल रेट का मतलब ये है कि जिसमें हम जो प्रोजेक्टेड एक साल का जो इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर देते हैं, और वो यदि माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, अपना जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से कितना आगे चल रहा है। तो अभी घटा कितना है 0.9%। 0.9% मतलब लगभग 1%,
लगभग 1%, लगभग 1 हो गया ना, 0.9 मतलब क्लोज टू 1। तो क्लोज टू 1 का मतलब क्या कि जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। तो कोई तुम लोग से पूछेगा कि न्यूट्रल रियल रेट क्या चीज़ को सिम्बलाइज करता है, तो न्यूट्रल रियल रेट इकोनॉमी में इकोनॉमी का कितना क्षमता है, और जो देखो इकोनॉमी का क्षमता होता है कि वो 50% भी आगे बढ़ सकता है, बट तुम 10% से बढ़ रहे हो, तो गैप हो गया ना बड़ा। तो 0.9 है और ये 1 है, तो इसका मतलब जितना क्षमता है उस हिसाब से इकोनॉमी काम कर रहा है। बात समझ गए ना। तो 0.9% तुम्हारा आया है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो पोटेंशियल के बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, इसी के लिए ये वर्ड को डिवाइस किया गया है न्यूट्रल रियल रेट को। और ये बहुत पुराना चीज़ नहीं है, जिस हाल फिलहाल का चीज़ है, ये हाल फिलहाल ही ये वर्ड को कोइन किया गया है, इसलिए न्यूज़ में आया है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इस पर रिसर्च कर लेना, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कहीं पे लगे तुमको इन्फॉर्मेशन हम कम दे रहे हैं, गो एंड रिसर्च। हाथ पैर तो पैरालाइज तो नहीं हुआ ना, हाथ पैर जाके कर लो अच्छे से, हाँ कर लेना बढ़िया से। हाँ अभी तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बताने के बाद ठीक है मैं करूँगा इसको। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रयास करो तुम लोग, कोई रिसर्च या डेवलप क्या कर सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ जाएगा सिविल सर्विस में, कहने का मतलब ये हुआ, कम पढ़ते चला जाएगा क्योंकि बढ़ते चला जाएगा सभी चीज़। यहाँ पे देखो 35 देखो, कोई इनोवेशन ही, दिक्कत है कि कोई इनोवेशन ही नहीं है स्टूडेंट की तरफ से। हद इनोवेशन होना चाहिए कोई भी चीज़ को लेके, जैसे कुछ भी पढ़ाते जाकर तुरंत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, उस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, वही बाद में जाकर काम देगा स्टूडेंट को। अब एक ये भी बोल सकते हो कि टाइम नहीं मिलता है, वाकई में टाइम नहीं मिलता है और निकालना पड़ेगा किसी तरह। न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसी के बारे में बात चर्चा कर रहा था उस समय, जो तुम बोले थे ना कि बाहर का तेल आता है तो दाम क्यों नहीं घटता है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एयर फ्लाइट में, हवाई जहाज़ में इस तरह का फ्यूल चाहिए होता है, समझे ना, जो जेट फ्यूल है, इसी को बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। दिक्कत क्या है कि जब इंटरनेशनली प्राइस जब घटता है तो ये चीज़ बेनिफिट नहीं मिल पाता है एरोप्लेन वाले लोग को, इसलिए ये लोग हल्ला किया है कि भाई ये एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम तो बढ़ते चला जा रहा है, इंटरनेशनली कम हो रहा है, तुम हमको दे ही नहीं रहे हो। तो सरकार को फाइनली एक नया चीज़ के साथ आना पड़ा, डेट इज़ अ मीन ऑफ ब्लैड्स अरब गल्फ, ये नया तरीका है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भी दुबई में जो तेल भराओगे सेम तुम्हारा दाम वही लगेगा, और इसके वजह से जो भी दाम लगता है टरबाइन फ्यूल में, उस हिसाब से 20 से लेकर 30% रिड्यूस, 10 से लेकर 15% रिड्यूस हो जाएगा। तो समझो मामला क्या है। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल जेट फ्यूल बिगनिंग क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि Q3 से ये लागू हो जाएगा। इट रिप्लेस द इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस बेस्ड सिस्टम। अब ये क्या करेगा, जो पहले जो चल रहा था इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस बेस्ड सिस्टम, उसको रिप्लेस कर देगा। क्या चीज़ से रिप्लेस कर देगा, मीन ऑफ प्लेट्स अरब गल्फ। ये क्या है समझो। द न्यू प्राइस रिप्लेसेस द इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस बेस्ड सिस्टम एंड नाउ विल बी द बेंचमार्क ऑन द मोपैग और मीन ऑफ प्लेट अरब गल्फ। It is expected to bring in a more parity between the global crude oil price and jet fuel price in India। कहने का मतलब क्या कि जो पहले वाला जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था में क्या था कि जो हम दुबई से जो तेल लेके आ रहे हैं टरबाइन के लिए, हवाई जहाज़ के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारा ड्यूटी लग जाता था, तो महंगा हो जाता था। इंटरनेशनली भले ही सस्ता है, यहाँ महंगा हो गया, तो ये लोग फिर कीड़ा करने लगा कि भाई क्या है, वहाँ कम होता है तो तुम फिर भी कम नहीं कर रहा है। जैसे देखो ना, अभी डीजल पेट्रोल का दाम अभी भी महंगा है, क्योंकि इंटरनेशनली कम भी हो जाता है। तो ये लोग एक तो बहुत महंगा सफ़र होता है, टरबाइन में बहुत पैसा खर्च होता है वो फ्यूल में, तो इसलिए बोला कि ठीक है नया मैकेनिज्म आ रहा है जो मोपैक का मैकेनिज्म होगा। पहले वाला जो है कि इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस सिस्टम, इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या कि जो भी वहाँ पे होगा यहाँ पे आकर अपने हिसाब से उठाया जाएगा, तो अपने हिसाब से उठाएगा तो सरकार पूरी तरीके से लगा देगी उसको। न्यू मैकेनिज्म जो होगा वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा सही रहेगा, समझे ना। और जो ATF प्राइस जो फ्लक्चुएशन होता है वो सब चीज़ को देख लेगा, और मोपैक का जो प्राइसिंग हुआ सेम होगा जो कि तुम्हारा दुबई में पे किया जाता है, समझे। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि दुबई में सस्ता मिलता है तेल, दुबई खान है ना, और हमारा कहाँ से ज़्यादा आता है, हमारा जो सब वहीं से आता है, मैक्सिमम उसी का प्राइसिंग से आता है। तो यदि ये मैकेनिज्म लागू करते हैं, मोपैक लागू करते हैं, तो इससे अभी का जो प्राइस है एविएशन टरबाइन फ्यूल का, उसमें 10 से लेकर 15% घटेगा, तो फ़ायदा होगा ये लोग को, और वो पैसा जो बचेगा तो वो पैसा दूसरी जगह पे यूज़ करेगा ये बल्ले।
विद द प्रीवियस मैकेनिज्म 80 प्राइस सॉ अ स्टीप हाइक। देखो पहले वाला जो था तो उसके हिसाब से जो टरबाइन फ्यूल था ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता था। जब ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता था तो इसका दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता था। बट देखो जैसे ही ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस घटा तो यहाँ पे नहीं घटता था उस हिसाब से, समझे ना, उस हिसाब से नहीं घटता था। इसलिए नया मैकेनिज्म क्या है, मोपैक का आया है। मोपैक के अंतर्गत क्या है कि दुबई में जो भी आपका दाम मिलेगा उसके स्टैंडर्ड में यहाँ पे भी मिलेगा। और इससे क्या होगा कि 10 से 15% तुम्हारा प्राइस कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे देखो, बिल्कुल ये तो ऐसा न्यूज़ है कि जो तुम लोग यूनियन बजट में कर चुके हो। 2 लाख पैक जानते हो ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है ना, जो कि जानते हो कि अर्बन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, और फिशरी कोऑपरेटिव्स, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दिया है कि कुछ और पैक को इस्टेब्लिश किया जाएगा, कुछ और डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव्स को भी स्थापित किया जाएगा, वो हर अनकवर्ड विलेज में जहाँ पे अभी तक नहीं है, समझे, पंचायत में भी ये 5 ईयर्स में। तो देखो इसे अभी भी है, अभी कितना है, लगभग 63,000 है। इसमें 2 लाख पैक को किया जा रहा है कि 2 लाख पैक होगा, डेयरी होगा, फिशरी कोऑपरेटिव होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को बढ़ाया जाएगा, डेयरी कोऑपरेटिव बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखो फार्मर्स का दिक्कत हो रहा है, फार्मर्स को आखिर ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो जो भी फार्मर्स आना चाहेंगे एक साथ आके एक दूसरे को लेंड कर सकते हैं, पैसा लेंड कर सकते हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा दिक्कत है क्रेडिट का, नीचे फार्मर्स लोगों को क्रेडिट ठीक से मिल नहीं पाता है, तो इसी के लिए बढ़ाने का प्रयास किया गया। एट द सेम टाइम वो जो कहते हैं ना कि 2022 तक हमारा इनकम दुगुना हो जाता फार्मर्स का, तो वो भी तो नहीं हुआ है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी तरह फार्मर्स का इनकम बढ़े और फार्मर्स एम्पावर्ड हो। देखो 25 डिफरेंट फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव, कैबिनेट ने कहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरा इंडिया में चलाएंगे, कोशिश करेंगे ग्रास रूट तक ये बात पहुँचे, है ना। जो अनकवर्ड पंचायत है वो हर जगह पे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। फिशरी सेक्टर, कोस्टल विलेज में भी क्रिएट किए जाएंगे, पंचायत में भी, हर जगह पे कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको पेनिट्रेट करवाएं और फार्मर्स, फिशरमैन्स, ये सब ज़्यादा क्या एम्पावर्ड हो, क्योंकि बहुत इन लोगों का स्थिति खराब है। और देखो और क्या क्या डिसीजन लिया गया है। द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम, ठीक है। इसमें क्या कि बहुत सारे जो स्कीम्स है सबको एक साथ करके देखा जाएगा, यानी कि एक होलसम प्रयास रहेगा, एक नज़र से देखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है ना गवर्नमेंट का स्कीम जो अलग अलग तरीके से चल रहा है, सबको सब्सिट्यूट किया जाएगा, समझ गए ना। इसमें कोशिश किया जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरी तरीके से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम लोग तैयार करें, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी तो है ही ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अभी देखो ना, अभी फार्मर्स लोग हम लोग का कितना ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ट्रैक्टर भी देखो अभी आया है, पहले तो बैल से ही जोतता था, ये हालत था। तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आने चाहिए इसमें, ठीक है ना, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए इसमें। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज़ में और बढ़ेगा स्टूडेंट। और CCEA ने भी अप्रूव किया कि यस कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, लोग का डेटा बहुत अच्छे से रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा सिस्टम में। तो इसके लिए देखो 63,000 फंक्शनल IPS, तो ये भी कंप्यूटराइज कर दिया गया, उसके लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है बजट में, इसलिए बजट में आया था ये चीज़। आगे देखो सीरियस एब्यूजेस इन शेल्टर फैसिलिटी। देखो अब शेल्टर फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जो शेल्टर हाउस बना दिया गया, कोई भी गरीब दुखिया आदमी लोग वहाँ पे रह सकता है। मगर बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि अनबू ज्योति आश्रम जो तमिलनाडु का है, ये बिना लाइसेंस का ही 20 साल चला था, और इसके अंदर क्या नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा चीज़ हो रहा था, क्राइम सब हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है देखो कि जो अनबू ज्योति आश्रम जो तमिलनाडु का है, ये बिना लाइसेंस का ही 2 डिकेड्स तक काम किया, है ना। किसके लिए, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए जगह था, डिस्टिट्यूट मतलब जिसको छोड़ दिया गया घर से, ऐसे लोग भी जाकर शरण ले सकते थे, और जितने भी बूढ़े लोग सब थे सब वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी बिना वो शेल्टर हाउस का कोई लाइसेंस भी नहीं था, 20 साल तक ऐसे चल रहा था। सेम चीज़ मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस में भी हुआ था। मुजफ्फरपुर जानते हो ना अपना बिहार का, हाँ बिल्कुल, 2018 में ये केस आया था यहाँ पे भी, तो वहाँ पे उस समय भी तहलका मचा था कि देखो अनबू ज्योति आश्रम में रेसिडेंट कंप्लेंट किए कि बहुत तरह बीटन हो रहा है, चेन हो रहा है, अटैक, मंकी से अटैक हो रहा है। लास्ट ईयर देखो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फाउंड दैट होम डिड नॉट हैव साइकेट्रिस्ट। बताओ इसमें कोई साइकेट्रिस्टिक नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, जबकि एक से एक पागल लोग भरे हुए हैं वहाँ पे, मेंटल इलनेस लोग पड़े हुए हैं वहाँ पे।
सोच रहे हो ना, ये तेरे नाम मूवी कौन कौन देखा है? सलमान खान का तेरे नाम मूवी देखे हो ना, कैसे हरकत होता है अंदर, कोई डॉक्टर नहीं है। चलो सलमान खान का तो बढ़िया से इलाज हो गया था आयुर्वेदिक का, है ना। रोई हो तेरे नाम मूवी देख के तुम? हम तो रो गए थे बाबू, जुटपुटिया आदमी थे, छोटा थे। कोई भी रो देगा यार। गजनी मूवी देख के रोया था? तब तो मूवी नहीं देख तो रोना चाहिए। भगत सिंह देख के रोया था? तुम ही एक्टर बन जाता, तुम एक्टर बन जाएगा चलेगा मूवी को। नहीं, भगत सिंह बना रहे हो, क्या बात कर रहे हो? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, देखो कितना कम एज में क्या प्रसिद्धि पाया उन्होंने। लास्ट ईयर देखो वो इन द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी फाउंड दैट द होम डिड नॉट हैव एनी साइकेट्रिस्ट, कोई है ही नहीं साइकेट्रिस्ट, ना डॉक्टर है, जबकि 180 मैन वुमेन वहाँ मेंटल इलनेस में पड़ा हुआ है। इट डिड नॉट इम्पोज अ फाइन, एंड जो पिछले बार पाया था उसको फाइन भी नहीं लगाया गया। द डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिस लाइक हुआ, और इसलिए जो अभी जो इस पर कंडक्ट हुआ तो ये बोला कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह शेल्टर हाउस नहीं चलना चाहिए। तो देखो क्या होता है, समझ गए ना। तो ये मामला था। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कितना टेंशन है ना। क्रिप्टो करेंसी जानते हो कि एक एरिया से दूसरे एरिया जा सकता है, पता ही नहीं चलता है, आरबीआई काम ही नहीं कर पाता। तो इसलिए इंडिया ने प्रपोज किया कि इसको आईएमएफ को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को कि आप थोड़ा काम करिए प्लीज इस पे, और हमें असिस्ट करिए कि कैसे क्रिप्टो एसेट्स को लेके हम आर्किटेक्चर तैयार करें कंट्री में। समझ गया ना। तो वही चीज़ आया कि इंडिया प्रपोजेस ग्लोबल रेगुलेशन फॉर क्रिप्टो, क्योंकि देखो क्रिप्टो एक कंट्री का बस की बात नहीं है, क्रिप्टो तो वर्ल्ड वाइड है, जैसे इंटरनेट देखते हो वर्ल्ड वाइड है। तो क्रिप्टो एसेट्स पे कैसे काम करे, इस आर्किटेक्चर पे कैसे काम करे, इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल का वर्ल्ड का कॉपरेशन चाहिए तुमको। तो उसके लिए देखो इंडिया हैज़ प्रपोज ए जॉइंट टेक्निकल पेपर बाय द आईएमएफ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कई बार यूपीएससी में पूछ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ जानते हो ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जान रहे हो ना? बिल्कुल ऑन सिमिलर लाइन पे ये भी काम करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी काम करता है। ये इसलिए किया, इन लोगों से गुजारिश किया गया आईएमएफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स पे कि आप हेल्प करो, बनाओ कि किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर। तो देखो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इंटरनेशनल बॉडी है जो मॉनिटर करता है या रिकमेंडेशन देता है कि कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वाइबल रहे, अच्छा रहे। समझ गए? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है बाबू ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज होस्टेड एंड फंडेड बाय द, देखो इसको कौन फंड देता है, कौन इसको होस्ट करता है? BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक है, जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द बोर्ड इज बेस्ड इन बेसल। ये जो तुम्हारा ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है ये। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है, यानी कि पैसा के लिए नहीं बना है ये चीज़ तुम्हारा वर्ल्ड में कॉपरेट करने के लिए बना है कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम काम करे ठीक से। वहाँ पे ध्यान दो सुझाव। बोर्ड में सभी G20 मेजर इकोनॉमिक्स हैं इसमें, है ना। FS मेंबर भी है, फाइनेंशियल उसका मेंबर्स भी है, यूरोपियन कमीशन का भी मेंबर है। समझ गए ना। इसमें लीगल फॉर्म है, फॉर्मल पावर है, और बहुत सारा चीज़ क्या है, बिकॉज इट्स चार्टर इज इनफॉर्मल एंड नॉन बाइंडिंग MOU फॉर कॉपरेशन एडॉप्टेड बाय द मेंबर्स। और इसमें बहुत सारे तुम्हारा नॉन बाइंडिंग MOUs भी है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह से ना वर्ल्ड को फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, और इसके लिए बहुत अलग अलग कंट्री एज अ मेंबर के रूप में काम करते हैं इसके अंदर। और कई कंट्री के बीच में तुम्हारा MOU भी साइन है, बट वो बाइंडिंग नहीं है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टमिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में जो सिस्टमिक रिस्क होता है, सिस्टमिक रिस्क वही है ग्लोबली सिस्टमेटिकली बैंक्स है ना, जिसमें इंडिया एक भी नहीं है। इधर ध्यान दो कहाँ दुनिया में है, इधर देखो। इंडिया में कौन सा बैंक है? SBI है ना, HDFC है ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली बैंक। वर्ल्ड में भी ऐसा बहुत सारा है, बट इंडिया नहीं ना है। तो वो कैसे काम करेगा? यदि मान लो कहीं पे भी दिक्कत हुआ तो पूरा वर्ल्ड पे असर पड़ेगा ना। उसी चीज़ को देखने के लिए काम होता है ये, कि सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं है वहाँ पे देखने के लिए। समझ गए ना? आगे बढ़ जाओ। UPI एंड पे नाउ ऑफिशियली कनेक्टेड। पे नाउ जानते हो सिंगापुर का है, ये बहुत न्यूज़ में रहा है अभी। UPI देखते हो ना, UPI से आराम से पैसा भेज सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो UPI को लेके पूरा दुनिया में प्रशंसा है भारत का, कि देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री कैसे बना लिया UPI, कहीं से कहीं पैसा भेज देता है। तो वर्ल्ड में ना
इंडिया को कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इंडिया बहुत आगे निकल गया यूपीआई में। यूपीआई आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा बहुत, अरे यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत तारीफ होता है हमारा, इतना अच्छा काम किए हम। तो देखो इसका एग्जांपल तुमको सिंगापुर का दिखेगा। अब सिंगापुर का यदि तुम लोग का कोई रिलेटिव्स है तो कुछ गिफ्ट सेंड करना चाहते हो तो यूपीआई हो जाएगा, यूपीआई से, क्योंकि यूपीआई तो भारत तक ही था ना। अब पहली बार सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और सिंगापुर का जो भी कोई रिलेटिव्स है तुम लोग का, उसका फ़ोन नंबर है तो तुम भेज सकते हो पैसा। अब वो बीच में पैसा वैसा भी नहीं कटेगा, जितना आएगा वो आ जाएगा उसको। देखो यहाँ पे इंडिया का जो यूपीआई है और सिंगापुर का जो पे नाउ है, ठीक है, वो कनेक्ट कर दिया गया, रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। तो यहाँ से भेजेगा वो पैसा रिसीव कर लेगा, वो भी भेजेगा ये भी पैसा रिसीव कर लेगा। जैसे देखो अभी जैसे कोई भी स्कैनर हो सकता है ना, तो यूपीआई चला जाता है ना, सिमिलरली उधर हो जाए, दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। तो बड़ी बात है ना, ये अच्छी बात है। देखो इसका बहुत फायदा होगा कंट्री को। सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विथ पीयर टू पीयर पेमेंट फैसिलिटी फॉर इंडिया थ्रू यूपीआई। यूपीआई से आराम से तुम सिंगापुर में पेमेंट कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टिपुलेशन होगा। देखो यहाँ पे सिंगापुर पहला कंट्री है जहाँ पे विथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन आप पेमेंट फैसिलिटीज़ कर सकते हो, लॉन्च कर दिया गया जनवरी 2023 में। NPCI enabled international phone numbers to be able to transact using UPI, यानी कि जो बाहर का इंटरनेशनल नंबर भी है, सिंगापुर का नंबर तो इंटरनेशनल नंबर ही होगा, वो भी यूपीआई के साथ जोड़ दिया गया है। हाँ, इसके लिए देखो बहुत सारे बैंक, देखो SBI, ICICI बैंक, वो बोला ठीक है हम इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेशन जो भारत का उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि भारत से जा भी सकता है, भारत में आ भी सकता है। समझ गए ना। सिमिलरली देखो एक्सिस बैंक हो गया, DBS बैंक हो गया, ये भी बोल रहा है कि ठीक है हम इनवर्ड रेमिटेशन करेंगे। इनवर्ड मतलब जो आएगा तो उसको हम करेंगे, यानी कि अब ये चीज़ होने के लिए ज़रूरी है कि सब बैंक का कोलैबोरेशन, तो बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन हो रहा है। उसी तरह देखो DBS सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप, ये फिनटेक कंपनी, वो भी बोला कि ठीक है ये सब तुम्हारा सिंगापुर में रहेगा, ये भी फैसिलिटेट करेगा इस चीज़ को। तो इस तरह कोलैबोरेशन होगा दोनों के बीच में। यहाँ पे देखो मोर एस्पेक्ट अबाउट द फर्स्ट पीयर टू पीयर इंटरनेशनल फैसिलिटी। तो यहाँ पे बताया गया कितना रुपया तुम दे सकते हो। तुम 60,000 पर डे दे सकते हो, ठीक है, जो कि सिंगापुर के हिसाब से 1000 सिंगापुर डॉलर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दे सकते हो। गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट तक अलाउड है। रिलेटिव जो बाहर आपके रहते हैं उसको आप दे सकते हो। 24/7 काम करेगा, 365 दिन ईयर में काम करेगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा पहल है भारत की ओर से और सिंगापुर की ओर से। आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट। ये फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट का सिटी है जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है। बताओ, तुम सोचोगे कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ से कास्ट वाला चीज़ आ गया। ये सब इंडिया को घेरा जा रहा है। कास्ट वाला चीज़ तो केवल इंडिया में ही प्रिवेलेंट है, जानते हैं ना हम लोग। ये जो सिएटल है, सिएटल कहाँ पे है बाबू, इस तरफ है सिएटल, देखो वहाँ मैप में दिखाएगा, ये सिएटल है, ये वाला जगह पे, ठीक है, ये वाला। कैलिफोर्निया कहाँ पे बताओ तो, कैलिफोर्निया भी इसी तरफ है, ठीक है। वाशिंगटन यहाँ पे, बिल्कुल कैलिफोर्निया भी ये तुम्हारी इस कोस्ट पे है। देखो फरवरी 21 को ना जो सिएटल है उसने, ये फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट का सिटी है जिसने बोला कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि वो इंडियन को घेर रहा है, वहाँ पे जो इंडियंस लोग रहेंगे वो पूरा कास्ट बेस्ड वाला वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होगा, या फिर सही भी होगा या गलत भी होगा, होता है ना। जैसे इंडियन लोग सेटल है ना वहाँ पे, अमेरिका में कोई कास्ट है क्या, अमेरिकन लोग कास्ट मानता है क्या, वो सब इंडियन को ही घेरा जा रहा है। देखो यहाँ पे तो कास्ट टू बी प्रोटेक्टेड अगेन, बोला कि कास्ट, ये कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो कास्ट वाला चीज़, यदि कास्ट वाला एंगल लेके आया है तो हमारा एशिया को ही घेरने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। तो वहाँ का जो सिटिंग म्यूनिसिपल कोड है उसको पूरी तरीके से अमेंड कर दिया गया, और इसमें कास्ट को भी एक पैरामीटर के रूप में लिया गया है कि ये रेस तो होता ही है, रेस के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, जेंडर के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, रिलीजन के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है। अब कास्ट को भी जोड़ दो। कास्ट को जोड़ने का मतलब ही समझ जाओ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे हार्वर्ड हो गया, ब्राउन हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये भी तुम्हारा, इसने भी कास्ट को क्राइटेरिया जोड़ चुका है कि इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यदि कास्ट नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो बर्खास्त कर देंगे उसको यूनिवर्सिटी से, या इसको ऊपर स्टेप लिया जाएगा। तो कास्ट वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो भारत का ही कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमारे इंडियंस, या तो दो चीज़ हो सकता है, या तो इंडियंस को घेरा जा रहा है वहाँ पे, या दूसरा रीजन हो सकता है कि सच में ही इंडियंस लोग वहाँ पे भी कास्ट वाला काम कर रहा है वो, यही दो चीज़ हो सकता है। तो वहाँ पे इन लोग को फाइंडिंग से आया होगा, तो उस हिसाब से बोले कि कोई भी अब एक इंडियंस दूसरे इंडियंस को कास्ट के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो सजा हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये क्यों हुआ है, देखो हाउएवर दिस रीजन केम अंडर फ्रॉम द ग्रुप्स लाइक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। हाँ, उसने कहा कि हाँ, ये उसने बोला है कि भाई हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बोला कि ये तो तुमने जो कास्ट वाला जो चीज़ लाया तो तुम साउथ एशियन को तुम हटा रहे हो, तुम साउथ एशियन को वो कर रहे हो,
को टारगेट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो इस तरह का ना वो काम करते रहता है यूनाइटेड स्टेट्स सब, जिससे हमारा इज्जत गिरते रहे, समझे, इस तरह का कुछ होता है। तो ये सोचने वाली बात है। अमेरिका में कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखो, एक तो अमेरिका में खुद ही इतना प्रॉब्लम है गन कल्चर, और उसके बाद वो रेस कल्चर, रेस तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लैक एंड वाइट का जो वहाँ पे कितना लंबा युद्ध चला है, समझ गए। यहाँ पे देखो सेस और सरचार्ज का 53 देखो, सेस और सरचार्ज देखो लगातार बढ़ते गया है। देखो ना 22% हो गया था ये, इस बार तो बजट एस्टीमेट ने बोला कि नहीं इस बार हम 17% तक रहेंगे, बट उससे पहले देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक देखो जो रिवाइज एस्टीमेट किया गया है उसमें देखो 22% तक चला गया। यानी कि सरकार जो पैसा कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 22% तो तुम्हारा सेस और सरचार्ज में ही चला जा रहा है, और जो भी बच रहा है उसके बाद फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उसमें 41% स्टेट को मिलता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट टर्म में कहे तो स्टेट को 30 to 31% ही मिल रहा है। याद आ गया, बताए थे ना क्लास में, बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेटेड है। अब ये बजट एस्टीमेट किया गया है, अगले साल देखेंगे ये कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये बढ़ेगा ही ग्राफ। आगे देखो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर है ना जो किया है एयर इंडिया ने, जानते हो इसका पूरा टोटल दाम कितना होगा 70 बिलियन, बहुत राशि है। देखो अभी तक सबसे ज़्यादा करने वाला एयर इंडिया ही है। उससे पहले 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने किया था 460, तो इंडिया सबसे आगे निकल गया, ठीक है। इंडिगो ने 2019 में किया है 300, देख रहे हो ना, इंडिगो पार्टनर से 255 किया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ 55 देखो, पैसेंजर अर्निंग्स इन रेलवेज आर मच हायर दैन द प्री कोविड लेवल। पहले के कंपैरिजन में अर्निंग्स अच्छा हो रहा है, यानी कि फिर पटरी पे आ रहा है। रेलवे में कमाई नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो अभी भी कम है, मगर लोग सब फिर आस्था दिखा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो देखो कितना हुआ है तुम्हारा बजट, ये 70,000 हुआ। देखो बीच में घट गया था ना 21 और 22 में, 20 और 21 में तो और हालत ख़राब हो गया था, 15,000 करोड़ समथिंग है। अभी बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 70,000 हो गया है, रिवाइज किया गया 64 था। तो कहने का मतलब कि जो पैसेंजर अर्निंग्स है रेलवेज में वो बहुत ज़्यादा है प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में। प्री कोविड मतलब 2019 और 20 का देखो कितना 50,000, अभी देखो 70,000 है। सिमिलरली ये चीज़ तुमको यहाँ फ्लाइट में भी देखेगा, एरोप्लेन में भी तुमको दिखेगा ये चीज़ 1.8 ट्रिलियन का हो गया, 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का हो गया है। 21-22 में देखो 1.4 था, 20 और 21 में देखो 1.2 था, और बढ़ के तुम्हारा 1.8 हो गया। चलो अच्छी बात, अच्छा खबर है। मगर सबसे बड़ा कंसर्न तो ये ऑपरेटिंग रेशियो अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है, अभी भी 98 लगता है ऑपरेटिंग रेशियो। यानी कि रेलवे को 98 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है 100 रुपया कमाने के लिए। वो पैसेंजर अर्निंग्स हो रहा है वो अलग बात है, पैसेंजर जो चढ़ रहे हैं और उसे अर्निंग हो रहा है, बट ऑपरेटिंग रेशियो तो 98 ही है। यानी कहाँ कमाई हो रहा है, आइडियली 60-70 होना चाहिए ताकि 30 रुपया बच सकता था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। देखो दूसरा देखो, इस बार बजट में कितना रुपया, बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया 10 लाख करोड़, उसमें 2.4 लाख करोड़ कहाँ जाएगा, रेलवे में जाएगा इस बार। देखो वहाँ पे 2.4 लाख, समझ गए ना, इतना जाएगा। और उसमें इसमें कितना जाएगा बताओ, तो ये तो हो गया उसके लिए, रोड के लिए कितना जाएगा 2.2 लाख करोड़, ठीक है। आगे देख लो, रैंडम थॉट्स, वार ऑन ड्रग्स इस इनिशिएटिव ऑफ चाइना। नो, ये चाइना का इनिशिएटिव नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा कि दुनिया में जितना भी ड्रग्स से रिलेटेड जो वार हो रहे हैं वो कम हो सके, मगर असफल है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये चाइना का इनिशिएटिव नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है। देखो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो उसको करेक्ट कर लेना। 163 देखो, ह्यूमिडिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एयर पोल्यूशन। ऐसा नहीं है, ह्यूमिडिटी का असर पड़ता है एयर पोल्यूशन पे, ह्यूमिडिटी जितना बढ़े तो एयर पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, तब जाके भारत ने डिक्लेयर किया कि हम इंडियन वेपन स्टेट है, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, सही बात है। वही पोखरान का टेस्ट। इंडिया का दोनों ही सिविलियन और मिलिट्री फैसिलिटी तुम्हारा IAE देखता है। आइए जानते हो ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, नो मिलिट्री नहीं देखता है, सिविलियन देखता है, तब ना उधर से आता है चेक करने के लिए कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितना हम यूरेनियम और थोरियम सब यूज़ कर रहे हैं, याद है ना। तो ये सिविलियन फैसिलिटी होगा, मिलिट्री नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट। अमंग द प्रपोज न्यूक्लियर साइट्स, मिथी बिरदी इज इन राजस्थान, जीतापुर इन महाराष्ट्र एंड कोवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। देखो बाकी सब सही है, ये मिथी बिरदी जो राजस्थान ये नहीं होगा, ये शायद MP में होगा, चेक कर लेना, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जैतापुर महाराष्ट्र में सही बात है, और कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में वो सही बात है, बट मिथी बिरदी राजस्थान में नहीं होगा, थोड़ा चेक कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। दूसरे स्टेट में मैंने कल चेक किया था, मैं भूल गया हूँ, देखो तो कहाँ पे है, चेक करो जल्दी से तुम लोग। मिथी बिरदी कहाँ पे, देखो तो मिथी बिरदी
गुजरात, ओके गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, बाकी सब ठीक है। मैं सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर साइट प्रपोज तो किया गया है, बट न्यूक्लियर साइट पर उतना खर्च नहीं हो रहा है। याद करो 2011 का फुकुशिमा का इंसिडेंट, फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर जो हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उसकी वजह से वर्ल्ड कम्युनिटी में ही एक मैसेज गया कि अब न्यूक्लियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, और यही कारण है कि निवेश नहीं हुआ, बस साइट को सेलेक्ट किया गया है, बट इस पर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये देखो किलोनामा नोवा, ये ह्यूज एक्सप्लोजन है 2 न्यूट्रॉन स्टार से मर्ज होने के, सही स्टेटमेंट है ये। किलोनोवा क्या है तुम्हारा, एक्सप्लोजन हुआ है बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। देखो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स, ये प्रीमोडियल रिजर्वर फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, सही बात है। जितने भी वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते थे, इसलिए ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को कैरी करता है, रिजर्वर है, बताए थे ना उस दिन। हाँ क्या था, H5N1 समथिंग कुछ था ना। हाँ आगे देखो ये डार्ट मिशन, उस दिन बताए थे ना, डार्ट मिशन का मतलब क्या होता है, ये नासा का ही तुम्हारा इनिशिएटिव है। थ्रू डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट इन डार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द मोशन ऑफ सिलिसियस ऑब्जेक्ट वाज चेंज थ्रू काइनेटिक इम्पैक्ट, यानी कि इसमें छोड़ा जाता है और कोशिश किया जाता है जो एस्टेरॉयड जो वर्ल्ड को अटैक करने वाला है, वर्ल्ड के ऊपर गिरने वाला, उसको शिफ्ट कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। देखो तो 169, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सही बात है, ये नासा का है, ये समझ गए ना। उसका देखो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशल सिक्योरिटी इशू टू NSSF कम्स अंडर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। देखो सिक्योरिटी 2 टाइप का होता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, एक नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है। यदि कोई भी ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट को इशू किया गया है, ठीक है, या फिर NSSF नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर आया, तो वो सब नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाएगा, जाके तुम लोग थोड़ा रिसर्च कर लेना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉरेंसिक जो ऑडिटिंग होता है वो कंपनीज के लिए भी हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे इंडिविजुअल भी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि 100% फूड ग्रेन्स जो प्रोक्योर किया है FCI ने, उसमें 20% तुम्हारा शुगर, जो 20% तुम्हारा है जूट बैग्स में यूज इस्तेमाल होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ मोदी जी कैबिनेट में पास किए थे ना, बताए थे ना, उसमें बात किए थे हम लोग, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में जो किए थे हम लोग, मिनरल एंड रिसोर्सेज, उसमें बात था ना जूट को लेके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अराउंड 2/3 ऑफ द इंडिया जूट मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन, सही बात है। दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पे पूरा डिपेंडेंट है, तो प्रॉब्लम है। देखो 174, ये आंसर करेक्ट होगा। 174 देखो कि जो बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग कोल एज परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि डोमेस्टिक में जो कंज्यूम हो रहा था बाहर से कितना ला रहे थे, तो बाहर से 2019 और 20 में 26% ला रहे थे, और अभी घट के 20% हो गया, यानी कि जो आंकड़ा दिया गया ठीक इंटरचेंजेबल करके दिया गया है। अभी इंपोर्ट कम किया जा रहा है, 20% किया जा रहा है, यही चीज़ तुम्हारा 2-3 साल पहले कितना था, 26% था। आगे देखो हेपेटाइटिस ए बताए थे ना, हेपेटाइटिस A और B, हेपेटाइटिस B तुरंत दिया आता है ना, जब बच्चा का जन्म हुआ तभी दिया आता है। तो हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है, फिकल ओरल रूट से, यानी कि उसका जो टॉयलेट है वहाँ से वो फैल सकता है, समझ गए। और हेपेटाइटिस बी क्या है तुम्हारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी कि मदर से डॉटर को या मदर से तुम्हारा चिल्ड्रन को ये फैल सकता है, इसलिए तुरंत ही हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है स्टूडेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लू फ्लैग इकोलॉजी प्रोग्राम, ये भूटान का इनिशिएटिव नहीं है, समझ गए ना, ये दूसरे कंट्री का इनिशिएटिव है। देखो जरा चेक करो तो ये भूटान का नहीं है, हाँ ठीक है कोस्टा रिका का, याद आया, ये कोस्टा रिका जानते हो ना, कोस्टा रिका यहाँ पे है, देखो इस जगह पे मिलेगा तुमको कोस्टा रिका, यहाँ पे यू गेट हियर कोस्टा रिका, ठीक है, ये क्यूबा के अगल बगल होगा तुम्हारा कोस्टा रिका, सॉरी ये वाला देखो, ये वाला एरिया कोस्टा रिका, ये इसका इनिशिएटिव है। यूनाइटेड नेशन इज द रिपोजिटरी ऑफ NBT, नो यूनाइटेड नेशन रिपोजिटरी नहीं है, वही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसका 3 कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, UK होगा और एक कोई कंट्री होगा, देख लेना। ये रिपोजिटरी यूनाइटेड नेशंस नहीं है, गलत हो गया वो आंसर। न्यू स्टार्ट रिस्ट्रिक्ट्स डिप्लॉयड न्यूक्लियर वार हेड्स टू 1500 ईच एंड 800 बम्पर्स एंड लॉन्चर्स ईच फॉर USA एंड रसिया। देखो एक न्यू स्टार्ट करके दोनों कंट्री के बीच में समझौता हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया के बीच में, तो ये भी उल्लंघन कर दिया गया। इसमें बोला गया कि आपको न्यूक्लियर डिटरेंट करना है, आपको जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको यूज़ नहीं करना है, आपको रखना है। बट रसिया ने बोला कि ठीक है हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम करेंगे। तो एक ही यही अरेंजमेंट था, ये भी अरेंजमेंट खत्म ही हो गया लगभग। बोथ न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, जो न्यूक्लियर हैव नॉट है, यानी कि जो न्यूक्लियर नहीं बना है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर हैव नॉट। न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर कंट्री बहुत सारा नहीं है ना, अब बहुत सारा कंट्री है, तो जो कंट्री न्यूक्लियर नहीं है उसने क्रिएट किया था बैंड ट्रीटी या ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है।
जब अभी तक लागू नहीं हुआ है तो ये न्यूक्लियर हैप्स नहीं होगा, न्यूक्लियर हैप्स को काट दो, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। सेंटर का जो डिसीजन होगा रिलेटिंग टू सेबी, ये पूरी तरीके से क्या होगा, एकदम सही माना जाएगा, यही सेबी को फॉलो करना पड़ेगा, वही सेबी एक्ट 1992 में दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स इट।